बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे कि यूनिट्स क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है, कौन कौन सी भौतिक राशियाँ हैं, कौन कौन सी व्युत्पन्न राशियाँ हैं, मतलब हर चीज़ के बारे में बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर भौतिक राशियाँ, फिर उसके बाद में त्रुटि विश्लेषण, फिर आ जाएगा विमीय समीकरण के अनुप्रयोग। इस तरह से हम टॉपिक वाइज टॉपिक डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए भौतिक राशियाँ। अब देखिए भौतिक राशि होती क्या है? ऐसी राशियाँ जिनको आप माप सकते हो, तोल सकते हो या जिनकी गणना कर सकते हो। मतलब ऐसी राशियाँ जिनको आप माप सकते हो किसी भी चीज़ से, ठीक है, उनको तोला जा सकता है, ठीक है, या उनकी गणना की जा सकती है। उन सभी राशियों को हम कहते हैं भौतिक राशियाँ। ओके गाइस, जैसे लंबाई, बताइए आप लंबाई को माप सकते हो? ऑब्वियसली मैं कहूँ बताइए इस पेन की लंबाई कितनी है, तो आप क्या करेंगे, स्केल उठाएंगे और बता देंगे कि 0.3 सेंटीमीटर है या 1 सेंटीमीटर है, कुछ भी जो है। इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई मैं कहूँ बताइए इस ब्लैक बोर्ड का वेट कितना है, तो क्या करेंगे, मेज़र करके बता सकते हैं इसको भी, ठीक है। उसके अलावा द्रव्यमान, जैसे आप लोग अपना द्रव्यमान निकालते हो ना कि आपका कितना वेट है, 20, 25, 30 kg, तो ये भी आप मेज़र कर सकते हो। इसलिए द्रव्यमान भी क्या है, भौतिक राशि। उसी तरह से समय को भी आप नाप सकते हो ना कि अभी 1 मिनट हो गया, अब 2 मिनट हो गया, अब 1 घंटा हो गया, ठीक है। इसलिए समय भी क्या है, भौतिक राशि। ऐसे ही विद्युत धारा, यानी कि किसी वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, 0.5 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, तो इसको भी मापा जा सकता है। तो ये सारी की सारी राशियाँ क्या कहलाती है, भौतिक राशियाँ। सिर्फ इतनी ही नहीं है, बहुत सारी है, ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो यानी कि ऐसी राशियाँ जिनको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, गणना की जा सकती है, भौतिक राशियाँ कहलाती है। अब देखिए भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल राशि के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न के बारे में। तो देखिए मूल राशियाँ क्या होती है, मूल नाम से स्पष्ट है कि मतलब मूल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मूल राशियाँ होती है ये भौतिक राशियों की आधार राशियाँ होती हैं, ठीक है, यानी कि इसकी बेसिक राशियाँ होती है, आधार फंडामेंटल होती है, ठीक है। अब देखिए मूल राशियाँ वो राशियाँ होती है जिनका आपस में एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात वे भौतिक राशियाँ जो आपस में एक दूसरे से संबंधित नहीं होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है, उन्हें कहते हैं मूल राशियाँ। जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, तो ऐसे टोटल मिला के 7 मूल राशियाँ निकाली गई है। कितनी निकाली गई है? 7। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और द्रव्यमान, ठीक है। ये 7 मूल राशियाँ हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि 7 मूल राशियाँ कौन सी होती है, उनके नाम याद रखने हैं, सिर्फ नाम याद रखने हैं, क्रम वाइज कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं कह रही हूँ कि मैंने भौतिक राशि जो मूल राशियाँ हैं उनकी मैंने डेफिनेशन ये दी कि ऐसी राशियाँ जो आपस में फ्री हो, मतलब आपस में स्वतंत्र हो, एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं हो। अब देखो मैं लेती हूँ लंबाई और द्रव्यमान। मैंने लिख दिया कि इस मार्कर की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, मैंने ऐसे लिख दिया, या 2 सेंटीमीटर, 3, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। और मैंने कहा इसका जो वेट है कुछ भी ले लीजिए, 0.2 ग्राम है। तो बताइए अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसका वेट 0.2 ग्राम है, तो क्या आप इसके वेट से इसकी लंबाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं? बताइए लगा सकते हैं क्या? नहीं भाई, वेट का लंबाई के साथ कोई संबंध होता है क्या? नहीं होता। लेंथ अलग चीज़ है, मास अलग चीज़ है, होती ही नहीं होती। इसीलिए ये एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है। ऐसे ही समय, बताइए क्या लंबाई और द्रव्यमान का समय से कोई लेना देना है? नहीं, इसलिए ये भी आपस में स्वतंत्र है। ऐसे ही ताप, कि इस कमरे का तापमान इतना है, तो इससे क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस कमरे की लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी या ऊंचाई क्या होगी? नहीं ना, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही विद्युत धारा, धारा से भी आप नहीं बता सकते हो कि क्या लंबाई है, क्या द्रव्यमान है, ठीक है। ऐसे ही ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ये जो 7 जो राशियाँ होती है ये आपस में एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, आपस में इनका कोई संबंध नहीं होता है, इसीलिए इन राशियों को कहते हैं हम मूल राशियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मापन, हमने टॉपिक, हमारा जो टॉपिक था उसका नाम था यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि मात्रक एवं मापन, इसको कहते हैं मेजरमेंट। क्या कहते हैं? मेजरमेंट। अब देखिए मापन होता क्या है?
मापन क्या होता है, मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे इस मार्कर की लंबाई पता करनी है या इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई पता करनी है, तो आप क्या करेंगे, अंदाजे से तो नहीं बताएंगे कि ये 1 मीटर का है या 2 मीटर का है, ऐसे अंदाजे थोड़ी लगाते हो, क्योंकि भाई अंदाजा सबका अलग अलग हो सकता है, मेरा कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा, किसी थर्ड पर्सन का कुछ और होगा नहीं होगा, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं बता सकते ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक निश्चित मानक चाहिए होता है कि अगर मुझे इस ब्लैक बोर्ड की एग्जैक्ट लंबाई पता करनी है कि जो सबके लिए समान है, कि चाहे उसको मैं बताऊं, चाहे आप बताओ, चाहे कोई थर्ड पर्सन बताए, वो सब एक ही चीज़ बताए, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक निश्चित क्या लेना पड़ेगा, मानक लेना पड़ेगा। और आप निश्चित मानक के रूप में ज़्यादातर क्या यूज़ करते हो, स्केल यूज़ करते हो या फिर इंची टेप वगैरह, ये कुछ भी यूज़ करते हो ना, तो वो आपके क्या है, निश्चित मानक। तो मापन क्या हुआ, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना मापन या मेजरमेंट, इसको कहते हैं मेजरमेंट। देखिए थोड़े थोड़े इंग्लिश वर्ड भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे इंग्लिश वर्ड ही काम आने वाले होते हैं। जब आप हायर स्टडीज़ करेंगे तो हिंदी वर्ड के साथ साथ इंग्लिश वर्ड भी आप लोग लिखिएगा और उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। तो क्या होता है, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना मेजरमेंट या मापन कहलाता है। अब देखिए मापन हमें समझ में आ गया कि मैंने एक इंची टेप ले ली और मैंने इसकी लंबाई निकाल ली, तो इंची टेप तो हो गया निश्चित मानक, भौतिक राशि क्या है, लंबाई, भाई लंबाई तो हम निकाल रहे हैं, तो भौतिक राशि क्या हो गई, लंबाई। तो हम लंबाई की तुलना किससे कर रहे हैं, इंची टेप से, कि भाई ये इतनी लंबाई का है, ठीक है, आया समझ में। अब हम पढ़ते हैं मात्रक, जिसे कहते हैं यूनिट। अब देखिए मात्रक क्या होता है, इसके बिना कुछ भी नहीं है फिजिक्स में, जब तक आपको यूनिट नहीं पता कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कहा 12 और मैंने कहा 13, ठीक है, मैंने इनके आगे कुछ भी नहीं लिखा, कोई यूनिट नहीं लिखी है, तो बताइए आप बता पाओगे कि 12 क्या है, 13 क्या है, आप तो कहोगे एक नंबर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने लिख दिया 12 मीटर और 13 केजी, तो आप बता सकते हो अब कि भाई 12 मीटर तो किसी चीज़ की लंबाई है, 13 केजी किसी चीज़ का वेट है, हुआ नहीं हुआ। यानी कि बिना यूनिट के हम बता सकते हैं कि यह चीज़ इस चीज़ को डिनोट कर रही है, नहीं ना, इसलिए यूनिट के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो यूनिट क्या होती है, मापन के लिए, मापन जब हम कर रहे हैं, मेजरमेंट हम कर रहे हैं, उसके लिए बनाए गए मानक को, मतलब जो मानक हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसी को ही क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मापन के लिए बनाए गए मानक को क्या कहते हैं, मात्रक या यूनिट कहते हैं। मतलब जैसे लंबाई 15 मीटर है, तो जब ये मीटर लगा आगे तभी तो आपको पता चला कि ये लंबाई है या चौड़ाई है या ऊंचाई है, मीटर से ही तो समझ में आया, ठीक है। उसी तरह से केजी लगा तभी तो आपको पता चला कि ये किसी चीज़ का वेट है, ठीक है। मैंने 2 सेकंड लिख दिया तो आपको पता चला कि ये टाइम बता रहा है, ठीक है। तो ये सब आपकी क्या है, यूनिट है, ओके। तो मापन के लिए बनाए गए मानक क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। जो यहाँ पे ये मीटर किसको डिनोट कर रहा है, मात्रक को। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ साथ नोट जरूर बनाते रहिएगा। वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। अब हम पढ़ते हैं आंकिक मान। अब देखिए आंकिक मान होता क्या है, आंकिक मान ये एक संख्या होती है, क्या होती है, एक संख्या होती है जो यह बताती है कि जो भी आपने मात्रक यूज़ किया है ना, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं मात्रक क्या होता है, तो आपने जो मात्रक यूज़ किया है उसको कितनी बार सम्मिलित किया है, ठीक है, वह क्या होती है, आंकिक मान होती है। जैसे मैंने कहा कि किसी वस्तु का जो वेट या द्रव्यमान है वो है 10 केजी, ओके, क्या है 10 केजी। तो यहाँ पे जो ये 10 है वो क्या कहलाएगा, आपका आंकिक मान, और केजी आपका क्या है, मात्रक। यानी कि आपने एक एक केजी को 10 बार लिया तभी तो 10 केजी मिला होगा, ऐसे थोड़ी 10 केजी मिल गया, एक एक केजी को लिया तभी तो 10 मिला। यानी कि आपने एक केजी को कितनी बार सम्मिलित किया, 10 टाइम्स, तब आपको क्या प्राप्त हुआ, 10 केजी, ठीक है। तो इसीलिए ये 10 तो हो गया आपका आंकिक मान और केजी आपका क्या हो गया, मात्रक। इसको 1 केजी भी लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मली किसी भी चीज़ के आगे 1 होता ही है, नहीं है कुछ भी, तो केजी या 1 केजी क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो आंकिक मान समझ में आया, जो आपकी यूनिट है उसके आगे जो भी संख्या होती है वो उस राशि का आंकिक मान कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने मूल राशियाँ पढ़ ली भाई हमने। मूल राशियाँ क्या होती है, जब मूल राशियाँ हैं तो राशियों के मात्रक, ऑब्वियसली बिना मात्रक के तो हम बता ही नहीं सकते कि क्या चीज़ है ना, ठीक है। तो मूल राशियाँ होती है, मूल राशियों को व्यक्त करने वाले जो मात्रक होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो हमने 7 मूल राशियाँ पढ़ी है,
ठीक है। तो 7 ही मूल मात्रक होंगे और उनके हम संकेत लिखेंगे कि भाई इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। शुरुआत करते हैं लंबाई से। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक, मतलब इसका मेन जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। वैसे सेंटीमीटर भी होता है, वो अलग अलग पद्धति में होता है, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो लंबाई जो होती है उसका मूल मात्रक क्या होता है? मीटर, और इसको लिखा जाता है स्मॉल m से। कैपिटल M मत लिखिएगा, स्मॉल m। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान किस में नापते हो? केजी में। मूल मात्रक है इसका केजी, वैसे ग्राम भी होता है, ठीक है। मूल होता है केजी, इसको लिखते हैं केजी, इस तरह से, ठीक है। फिर समय, समय का क्या होता है? सेकंड, और इसको लिखा जाता है, कभी कभी तो पूरा SEC भी लिखा जाता है और कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है 1S। इसका मतलब ये कि 1 सेकंड, या कभी ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, आपकी इच्छा है, तो दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो फिर है ताप। ताप यानी कि तापमान। तापमान जो होता है उसका मूल मात्रक होता है केल्विन, और इसको लिखा जाता है कैपिटल K से। ओके गाइस, चलिए विद्युत धारा। विद्युत धारा का मूल मात्रक होता है एम्पियर, और इसको लिखा जाता है A से, कैपिटल A से। फिर है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक होता है कैंडिला, इसको लिखा जाता है CD से, इस तरह से, स्मॉल c स्मॉल d। पदार्थ की मात्रा, ये आप केमिस्ट्री में खूब पढ़ेंगे, उसको लिखा जाता, इसका मूल मात्रक होता है मोल, और इसको लिखा जाता है MOL, पूरा मोल, ठीक है। तो ये 7 मूल राशियां हैं, ये 7 मूल मात्रक हैं, और ये इनके प्रतीक है कि इनको ऐसे लिखा जाता है। इनको याद करना बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, बहुत सा तो आप पढ़ते भी आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो भाई, लंबाई को मीटर में नापा, ठीक है, समय को सेकंड में नापा, ठीक है। 2-3 वर्ड्स ये जरूर आपको कुछ नए लग रहे होंगे, बाकी तो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं पहले छोटी क्लासेस में, तो आप इनको याद रखिएगा। और इनके सिंबल ऐसे ही लिखे जाते हैं, इसको कैपिटल M मत बना दीजिएगा, ठीक है। तो 7 मूल राशियाँ हो गई, 7 मूल मात्रक हो गए और उनके प्रतीक हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे पूरक राशि। अभी हमने मूल पढ़ी, ठीक है। अब एक वर्ड और आया पूरक राशियाँ और पूरक मात्रक। अब देखिए पूरक राशियाँ क्या होती है? ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों को पूरा करती है, ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों को पूरा करती है। वैसे नॉर्मली पूरक का मतलब क्या होता है? मतलब उसकी कॉपी ऐसे बोलते हो ना आप, यहाँ कॉपी से मतलब नहीं है, यहाँ है ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों को पूरा करे। मतलब जो हमने 7 मूल राशियाँ निकाली, वो राशियाँ 2 चीज़ें ऐसी थी जिनको नापने में असमर्थ थी, ठीक है। तो उन 2 राशियों को हमने अलग ही नाम दे दिया पूरक राशियाँ, और उनके जो मात्रक थे उनको क्या कहा जाता है? पूरक मात्रक कहा जाता है। अब देखिए कौन सी 2 राशियाँ थी? पूरक राशियाँ 2 थी, एक तो था समतलीय कोण और दूसरी थी घन कोण। अब देखिए समतलीय कोण क्या होता है? समतलीय कोण होता है 2 समतल के बीच का कोण। जैसे मैं कह दूँ ये 2 समतल है, एक एरा, तो इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है ना, ये कितना है? तो बताइए, जो भी आपने 7 मूल राशियाँ पढ़ी उनमें कहीं आपने एंगल की बात करी है? कहीं भी कोण वर्ड आया है कि ये चीज़ कोण को नाप रही है? नहीं ना। तो इसीलिए मूल राशियाँ इनको नाप नहीं सकती थी, तो अलग से इनको नाम दिया गया पूरक राशियाँ। और जो समतलीय कोण होता है वो ये रहा, जैसे ये कोई एक समतल है, ये एक समतल है, इसके बीच का कोण ये, ठीक है। ऐसे ही दूसरा था घन कोण। घन कोण जो होता है उसको या तो आप ओमेगा, इस साइन को बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और अगर छोटा हो तो डी ओमेगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। डी ओमेगा और ओमेगा दोनों से ही डिनोट किया जाता है। अब ये देखिए घन कोण होता क्या है? आपने बच्चों की बर्थडे कैप देखी है? बच्चों की जो बर्थडे कैप होती है वो ऐसी होती है, शंकु आकार की, कौन शेप में होती है? तो कौन शेप में होती है तो उसके बीच का जो ये वाला पार्ट होता है, जैसे कैप को आप उल्टा करके देखोगे तो बीच का जो पार्ट आपको दिखता है खाली खाली, वो एरिया कितना है? उसे ही कहा जाता है घन कोण। ये वाला एरिया या ये वाला एरिया या ये वाला एरिया, ये कहलाता है घन कोण। तो बताइए हमने जो 7 मूल राशियाँ पढ़ी वहाँ कई घनकोण की बात हुई? नहीं ना। तो इन दोनों को कहा गया पूरक राशियाँ। इनके लिए पूरक मात्रक भी दिए गए और इनके सूत्र भी दिए गए कि आप इनको कैसे निकालते हैं। चलिए पढ़ते हैं। देखो पूरक राशि, पहला है कोण। कोण को लिखा मैंने थीटा से, और अगर छोटा कोण होगा तो डी थीटा, एक ही बात है। कोण का जो पूरक मात्रक होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। आप लोग नॉर्मली ऐसे पढ़ते हो ना 90 डिग्री 100 डिग्री, तो डिग्री इसका पूरक मात्रक नहीं है, ठीक है। डिग्री को तो बदलते हैं हम, ये दूसरी पद्धति है। मेनली हम इसको किस में नापते हैं? रेडियन में, और इसको लिखा जाता है RAD से, प्रतीक है इसका। और इसका फॉर्मूला होता है, कोण का होता है चाप बटे त्रिज्या, कि कितना उसने चाप काटा है और कितनी उस चीज की त्रिज्या है, वहां से हम कोण निकाल सकते हैं। ओके। दूसरा घन कोण, जिसको मैंने ओमेगा या फिर
डी ओमेगा भी इसे लिख सकते हैं। इसका जो पूरक मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। और इसको एस आर से लिखा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, कि कितना उसका क्षेत्रफल है और कितनी उसकी त्रिज्या है, उसका स्क्वायर करके अनुपात कर दीजिए। तो आपको ये थोड़े से फॉर्मूले रिमेंबर करने हैं, इनके मात्रक भी आपको पता होने चाहिए और दोनों पूरक राशियाँ भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो मात्रक हम यूज़ करते आ रहे हैं, केजी, मीटर, एम्पियर, ये जो हम यूज़ करते आ रहे हैं ना, इनकी पहले 3 प्रणालियाँ हुआ करती थी। अलग अलग देशों ने अलग अलग प्रणाली निर्धारित करी। किसी ने एमकेएस कहा, किसी ने सीजीएस कहा और किसी ने एफपीएस। तो पहले इनकी 3 प्रणालियाँ थी। कौन कौन सी थी? एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, 3 प्रणालियाँ आई। ठीक है, अब देखिए कोई देश एमकेएस को यूज़ कर रहा था, कोई देश सीजीएस को यूज़ कर रहा था और कोई एफपीएस को यूज़ कर रहा था। अब पहले हम ये समझेंगे कि ये है क्या। ठीक है, देखिए एम का मतलब होता है मीटर, एम का मतलब होता है मीटर। के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। समझ में आया? चलिए सीजीएस। अब देखिए जैसे ये देखो, पहले एक चीज़ ये समझ लो कि ये जो तीनों ही प्रणालियाँ है ना, मीटर किसका मात्रक था? लंबाई का था या नहीं भाई? ये तो लंबाई का ही था। ठीक है, किलोग्राम किसका मात्रक था? द्रव्यमान का। और सेकंड किसका था? समय का। तो ये जो तीनों प्रणालियां हैं ये मेनली लंबाई, द्रव्यमान और समय को नापने के लिए थी। ठीक है, किसके लिए थी? लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए थी। तो एमकेएस प्रणाली ने तो बोला कि मेरे अंदर अगर आपको लंबाई, द्रव्यमान और समय को नापना है तो आपको लंबाई को मीटर में ही लेना पड़ेगा, द्रव्यमान को आपको किलोग्राम में ही लेना पड़ेगा और समय को आपको सेकंड में लेना पड़ेगा। लेकिन सीजीएस कहती है कि मेरे अंदर भी आप इन तीनों को ही नापोगे, लेकिन आप लंबाई को लोगे सेंटीमीटर में। किस में लोगे? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को किस में लोगे? ग्राम में। और समय को किस में लोगे? सेकंड में। इसलिए मेरा नाम बना सीजीएस। अब एफपीएस बोलता है कि मेरे अंदर भी आप तीनों ही मेजर करोगे, लेकिन बस बदल जाएगी, यूनिट की पद्धति बदल जाएगी। आप मेरे अंदर जो लंबाई लोगे वो किस में लोगे? फुट में। मेरे अंदर जो आप द्रव्यमान लोगे वो किस में लोगे? पाउंड में। और समय को क्या लोगे? सेकंड। यानी कि समय तो तीनों में ही सेकंड था, बदले क्या? सिर्फ लंबाई और द्रव्यमान के मात्रक। तो अलग अलग देशों ने अपनी अपनी प्रणालियाँ विकसित कर रखी थी। जैसे मान लीजिए भारत ने एमकेएस थी, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, और अमेरिका ने सीजीएस। अब हमारे यहाँ पर जब कोई चीज़ बनती है तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया तक ही रहती है, बाहर भी उसकी सप्लाई होती है। अब जब यहाँ पे वो चीज़ एमकेएस में है, बाहर गई, अमेरिका के वहाँ के लोग तो जानते क्या थे भाई? सीजीएस जानते थे, उनको पता ही नहीं था एमकेएस क्या है। ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती थी बदलने में। फिर उसको पहले सीजीएस में बदलते थे, फिर लोगों तक पहुँचाते थे, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। तो इसीलिए सब देशों को बहुत परेशानी महसूस हो रही थी। तो सब देशों ने क्या किया? 1971 में एक महासम्मेलन का आयोजन किया, जहाँ सारे देश आए, टोटल जितने भी देश हैं वो सबके सब वहाँ मौजूद हुए। और उन्होंने बोला कि भाई हम 3 प्रणालियाँ अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह कोई एक ही बना दीजिए ना, जो सारे देश यूज़ कर लें। भाई अगर एक बना देंगे तो हमारे लिए आसानी नहीं होगी क्या? ठीक है, तो वहाँ पर एक नई प्रणाली विकसित हुई जिसको कहा गया SI प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। और इसको 1971 के सम्मेलन के बाद सब देशों में लागू कर दिया गया कि भाई आप कोई भी, आप कुछ भी बनाते हो तो आपको उसको कौन सी प्रणाली में रखना होगा? SI प्रणाली में। ठीक है, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान और समय कई एक नई प्रणाली बनाई गई, SI प्रणाली। हालांकि ये जो प्रणाली थी इसके अंदर हम लंबाई, द्रव्यमान और समय को जिसमें मेजर करते थे वो एमकेएस ही थी। ठीक है, बस एक नया नाम दे दिया गया और सब देशों को कहा कि आप जो भी चीज़ बनाओ उसकी प्रणाली आपकी कौन सी होनी चाहिए? SI। फिर आप चाहे से अपने देश में जाके सुविधा अनुसार उसको चेंज कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबके पास जो भी सैंपल होंगे वो एक ही होंगे और वो किस प्रणाली में होंगे? SI प्रणाली में। ठीक है, तभी तो ऐसा होता है कि यहाँ जो 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए हमारे इंडिया का ये 1 सेंटीमीटर है, आप अमेरिका में जाओगे तो भी इतना ही तो रहेगा, इतना थोड़ी हो जाएगा। होता है क्या ऐसा कि अमेरिका में चले गए तो 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, या 2 kg जितना होता था वो 2 kg 5 में बदल गया? ऐसा होता है क्या? नहीं ना, क्योंकि सबके पास में एक एक सैंपल दे दिए गए कि ये 1 kg इतना होता है, तो सबको एक एक सैंपल डिवाइड कर दिया गया। 1 सेंटीमीटर इतना होता है तो सारे देशों को उसका सैंपल डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, समय का भी सबको डिवाइड कर दिया गया। इस तरह से सबके सैंपल डिवाइड कर दिए गए। फ्रांस में
एक है ऑफिस जहाँ पर ये सारे सैंपल रखे हुए हैं और वहाँ से ये निश्चित होकर सब देशों तक डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जब SI प्रणाली आई तो उस SI प्रणाली में लंबाई को लिया गया मीटर में, द्रव्यमान को लिया गया किलोग्राम में, और जो आपका समय था उसको किस में लिया गया, सेकंड में। ओके गाइस, तो समझ में आया SI प्रणाली क्या होती है। और ये जो SI प्रणाली है इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं। जो हम पढ़ के आ रहे हैं ना 7 मूल राशियाँ, वो SI प्रणाली की थी, ठीक है। और जो 7 मूल मात्रक हमने पढ़े वो भी SI प्रणाली के थे। बताओ वहाँ पे हमने लंबाई को मीटर में लिया था, नहीं लिया था, द्रव्यमान को kg में लिया था, समय को सेकंड में लिया था, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा SI प्रणाली में कितने मूल राशि और मात्रक थे, 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने अभी अभी पढ़ा आंकिक मान और हमने ये भी पढ़ लिया कि मात्रक क्या होता है। अब इन दोनों के बीच में हमें एक रिलेशन निकालना है कि आंकिक मान और मात्रक के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। उस रिलेशन का यूज़ हम आगे करेंगे, इसलिए तो भाई कोई चीज़ हम क्यों निकालते हैं, उसकी हमें ज़रूरत है आगे, इसीलिए तो निकालते हैं। तो चलिए अब देखिए आंकिक मान, ठीक है। आंकिक मान को लिखा जाता है n से, न्यूमेरिकल वैल्यू इसलिए स्मॉल n, और मात्रक होता है यूनिट इसलिए स्मॉल u। ये इनके सिंबल दिए हुए हैं। n का मतलब है आंकिक मान, u का मतलब है यूनिट, ठीक है, मात्रक। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे किसी चीज़ की लंबाई है 15 किलोमीटर, क्या है 15 किलोमीटर है। अब देखिए आप ये किलोमीटर है, अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, पता है भाई आपको, आप पढ़ते भी आ रहे हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 1000 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कर दिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया किलोमीटर, मीटर में, सही है ना। फिर अब मैं चाह रही हूँ नहीं मुझे मीटर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इसको सेंटीमीटर में बदलना है। सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या करोगे भाई, 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 2 जीरो से और गुणा कर दो, तो किस में बदल गया, सेंटीमीटर में। नहीं ये भी कम अच्छा लग रहा है, इसको मिलीमीटर में बदलते हैं। मिलीमीटर कैसे हो, क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, पता है भाई हमें, हम सब जानते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसको 1 जीरो से और गुणा कर दिया, तो ये बदल गया मीटर में। ऐसे ही आगे फुट में बदलो, किसी में बदलो, आपकी इच्छा हो। अब आप यहाँ से एक चीज़ क्या देख रहे हो, बताओ, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, कुछ नया, कुछ अलग सा, कुछ दिख रहा है। ये चंकिया कितनी छोटी सी, फिर ये बड़ी हो गई, फिर ये और बड़ी हो गई, और ये और बड़ी हो गई, हुई नहीं हुई, हुई ना भाई। ये 15 था, ये 15,000 हो गया, फिर ये और बढ़ गया, फिर ये और बढ़ गया। तो बताइए ये जो संख्या थी यही तो आंकिक मान थे भाई। मात्रक के आगे जो संख्या होती है वही तो आंकिक मान होते हैं। तो बताइए जब आप बदल रहे हो इसको एक पद्धति से दूसरी में, तो आपका आंकिक मान बढ़ रहा है या नहीं, बढ़ रहा है ना। पहले 15 था, फिर 15,000 हुआ, फिर इसके आगे 2 जीरो और लग गई, फिर 1 जीरो और लग गई, तो n क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए मैंने इसको लिखा इस एरो से, ऐसे ऊपर एरो बना होता है, उसका मतलब होता है वो संख्या बढ़ रही है। और अगर एरो का साइन ऐसे होता है तो इसका मतलब है वो संख्या घट रही है, ठीक है। तो n आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चलो भाई आंकिक मान का तो पता चल गया कि बढ़ रहा है। चलिए अब यूनिट पे पहुंचते हैं। बताओ यूनिट क्या हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है। किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, ऑब्वियसली किलोमीटर बड़ा होता है, बड़ा होता है ना, ठीक है। तो किलोमीटर सबसे बड़ा, मीटर उससे छोटा, सेंटीमीटर उससे भी छोटा, और मिलीमीटर उससे भी छोटा। तो बताओ आपकी जो यूनिट या मात्रक है वो क्या हो रहा है, घट रहा है या नहीं, ऑब्वियसली घट रहा है। तो यू आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं कि भाई n तो बढ़ रहा है और u घट रहा है, तो ऐसे लिख दूं n प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन u, सही है या नहीं भाई। अगर u घटेगा तो n बढ़ेगा, n बढ़ेगा तो u क्या होगा, घटेगा, ऑब्वियसली ऐसा ही तो होगा। अब देखिए ऐसे लिख दिया। अब इस साइन को हम कहते हैं समानुपाती, ऐसे तो बोलते हैं इसको कि n प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन u, यानी कि समानुपाती का साइन है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब किसी समानुपाती साइन को हटाया जाता है और बराबर में लाना होता है तो हमें एक कांस्टेंट यूज़ करना होता है। करा होगा आप लोगों ने पहले भी, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट हमने यूज़ कर लिया, मैंने उसको नाम दे दिया के, क्या नाम दे दिया के। इस साइन को मैंने हटा दिया, बराबर लगा दिया, तो ऑब्वियसली हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट। तो मैंने इसको नाम दे दिया के। जब मैंने इसको के नाम दे दिया तो n बराबर कितना हो गया, के अपॉन यू, जहाँ के आपका क्या है, कांस्टेंट यानी कि नियतांक, यानी कि नहीं बदलेगा, कुछ भी नियतांक, कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी, लेकिन नियत रहेगी सबके लिए, चाहे n और u बढ़ रहे हो या घट रहे हो, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से के की वैल्यू निकाल लीजिए। के की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
क्रॉस गुणा करके। तो k बराबर आ गया n इंटू यू। यहाँ तक समझ में आया कि k बराबर क्या आ गया, n इंटू यू। बस यही हमारा फॉर्मूला है। अब देखो k कांस्टेंट है, अगर n की जगह मैंने दे दिया कि दो राशियां है n1 u1, मैंने मान लिया दो राशियां हैं n1 u1 और n2 u2, ठीक है। तो बताओ इन दोनों के लिए k सेम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा। क्यों? क्योंकि k एक कांस्टेंट है जो नहीं बदलता है, हम जानते हैं, ठीक है। तो बस मैंने यही किया है, k बराबर लिख दिया n1 u1 और k बराबर लिख दिया n2 u2। अब जब दोनों ही k के बराबर है तो दोनों भी बराबर होंगे नहीं होंगे आपस में, तो यहीं से ये इक्वेशन आ गई, n1 u1 बराबर n2 u2, ठीक है। तो यही हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, बस यही तो फॉर्मूला में चाहिए था, n1 u1 बराबर n2 u2। इस फॉर्मूले का यूज़ हम क्या करते हैं, अब इसका यूज़ जानिए। इसका यूज़ करते हैं एक मात्रक को दूसरे में बदलने के लिए, कि भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। इस तरह से एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाने के लिए या एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। आगे एक फॉर्मूला हम और पढ़ेंगे जब हम विमीय विश्लेषण पढ़ेंगे, वहाँ भी एक फॉर्मूला और निकलेगा, उसका भी सेम यही यूज़ होता है, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब जैसा मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, आपको पता है कि एक जो सप्ताह होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं। तो यहाँ पे बताइए n1 कितना है, 1, u1 यूनिट, यानी कि इसकी यूनिट क्या है, सप्ताह। n2 कितना है, 7, इसकी यूनिट क्या है, दिन, ठीक है। तो ये पता चल गया कि n1 कैसे निकालते हैं, u1 कैसे निकालते हैं, n2 कैसे निकालते हैं और u2 कैसे निकालते हैं। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके समझते हैं कि कैसे हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। देखो मैंने ले लिया, मेरे पास है किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान है 15 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि ये मुझे इसमें अच्छा नहीं लग रहा, आप तो मुझे इसको बताइए ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में चेंज करके, ठीक है। अब वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हो, बहुत इजीली कर दोगे, ठीक है। पता है आपको 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। हम तो हमारे फॉर्मूले को यूज़ करते हुए निकालना चाहते हैं, ठीक है। चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, n1 u1 बराबर n2 u2। अब देखिए n1 आपको दिया हुआ है 15, u1 क्या है, इसकी यूनिट ये रही kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। n2 आपको पता है क्या कि इसके आगे कितना आएगा, नहीं ना, n2 को n2 रहने दीजिए। अब इसकी यूनिट भाई किस में बदलना है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया u2, हमने रख दिया। अब देखिए कुछ नहीं करना, आपको इस पद्धति में बदलना है तो इनको बदलिए। 1 kg को मैं लिख दूँ 1000 ग्राम, हाँ भाई सही है, 1 kg में 1000 ही होते हैं, अब तक तो यही पढ़ा है, ठीक है। मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताइए ये सेकंड को आपको बदलना है क्या, नहीं ना, तो इसको मत बदलिए, ऐसे रहने दीजिए। तो मैंने नीचे लिखा ही नहीं। अब मुझे सिर्फ n2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से इसको गुणा करो, 15, 3 0 ये रही, 2 0 ये रही, तो इसको ऐसे लिख दो 10 की पावर 5 के रूप में। भाई 3 0 2 0 ये रही तो 5 हो गई, तो 10 की पावर 5 लिख दो। भाई ऐसे 5 0 इसके आगे लगाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो शॉर्टकट में ऐसे लिख दें, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 15 × 10 की घात 5, इसका मतलब और इसका मतलब एक ही तो है, कोई फ़र्क थोड़ी है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो बताइए यही n2 की वैल्यू होगी नहीं होगी, होगी भाई, हमने बदल दिया इसको, और इसकी यूनिट क्या थी, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके एक पद्धति से दूसरी पद्धति में किसी भी भौतिक राशि को बदल सकते हो। तो आपके बुक के पीछे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग उन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा इसी फॉर्मूले का यूज़ करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक। अभी मैंने आपको शुरू में बताया था भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है, मूल और व्युत्पन्न। मूल हम पढ़ के आ चुके हैं, अब व्युत्पन्न पढ़ना बाकी है। अब देखो व्युत्पन्न यानी कि उत्पन्न हुई है, नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी कि वे भौतिक राशियाँ जो 2 या 2 से अधिक, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 2 तो होनी ही चाहिए, ठीक है। और 2 से कितनी भी हो सकती है, 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से उत्पन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से उत्पन्न होती है व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। ओके, अब देखिए, और जो व्युत्पन्न राशियों के जो भी मात्रक होंगे वो क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ किससे मिलकर बनी होती है,
मूल राशियों से। और कितनी मूल राशियाँ? मिनिमम 2, मैक्सिमम कितनी भी। ओके, जैसे चाल। अब देखिए जो हमारा चाल है, आपने उसका फॉर्मूला पढ़ा है, ऑब्वियसली जानते होंगे। चाल बराबर पढ़ा है ना, दूरी बटा समय। अब बताओ दूरी और समय, क्या ये दोनों मूल राशियां हैं? आप कहोगे दूरी तो हमने पढ़ी ही नहीं, बस समय तो मूल राशियों में था, लेकिन ये दूरी कहाँ से आ गया? अब एक बात बताइए, दूरी किस में निकालते हो? मीटर में, सेंटीमीटर में, ऐसे तो निकालते हो भाई। 1 सेंटीमीटर की दूरी है या 2 सेंटीमीटर है, ऐसे तो बोलते हो। तो दूरी एक्चुअली होती क्या है? लंबाई तो होती है एक तरह से, ठीक है। तो लंबाई यानी कि मीटर में निकालते हो आप। तो बताओ, अभी अभी हमने पढ़ा है कि लंबाई तो मूल है या नहीं? ऑब्वियसली है। समय तो मूल है ही, ठीक है। तो बताओ ये दो राशियों, मूल राशियों से मिलकर बनी नहीं बनी? बनी। इसलिए चाल क्या है? व्युत्पन्न राशि। और कौन कौन से मूल राशियों से मिलकर बनी है? मीटर और सेकंड से। अब इसका मात्रक क्या होगा? दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो इसका मात्रक क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, घनत्व। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब आप कहोगे भाई द्रव्यमान तो मूल है, लेकिन आयतन कहाँ से आ गया? ये भी जाना पहचाना नहीं है। अच्छा चलिए बताइए, आयतन होता क्या है? आपको अगर इस कमरे का आयतन निकालना है तो आपको क्या चाहिए होगा? आयतन का फॉर्मूला पढ़ा है भाई, क्या होता है? LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यही तो होता है। अब लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, लेते आप किस में हो? मीटर में तो लेते हो या सेंटीमीटर में लेते हो ना। तो ये मीटर में लिया जाता है। तो बताओ ये भी एक मूल राशि से हुई नहीं हुई? हुई ना भाई, लंबाई से तो मिल रही है। लंबाई के अलावा आयतन में कोई दूसरी चीज आती है क्या? अब आप कहोगे चौड़ाई ऊंचाई, अरे चौड़ाई ऊंचाई भी तो एक तरह से लेंथ ही तो होती है, ठीक है। तो ये सिर्फ लंबाई से मिलकर बनी, द्रव्यमान से मिलकर बना। और ये तो हमने पढ़ा है भाई, मूल राशि होती है, ठीक है। और इसकी पावर क्यूब क्यों लगा दी? क्योंकि आयतन जो होता है वो होता है LBH, मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब बन गया, इसलिए पावर 3 लगा दी। अब द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, लंबाई का होता है मीटर, पावर लगा दी 3। तो बताइए घनत्व की यूनिट क्या आई? केजी बटे मीटर क्यूब। और अगर मैं बोलूँ CGS में बताओ तो क्या बोलोगे? ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए वेग और त्वरण, वेग और त्वरण ये भी व्युत्पन्न राशियां हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि वेग जो होता है वो क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। अब देखिए विस्थापन, अरे भाई विस्थापन हो चाहे दूरी हो, लेते तो आप लंबाई में लेते हो ना भाई। 1 किलोमीटर चला या 1 सेंटीमीटर चला या 1 मीटर चला, तो विस्थापन हो चाहे दूरी हो, लेते तो मीटर में ही हो। तो इसका भी क्या हो गया? मीटर, और ये भी हो गया सेकंड। तो ये भी दो मूल राशियों से मिलकर बना, मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ऐसे ही त्वरण की बात करूँ, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग जो होता है वो होता है m बटे s यानी कि सेकंड, और t का एक और आ गया सेकंड। तो बताइए इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक हो गया, और यह भी दो मूल राशियों से मिलकर बना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी राशियाँ होती है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मूल राशियाँ हम बहुत सारी पढ़ेंगे, खूब सारी मूल राशियाँ पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है मात्रक। जो हमने जो मात्रक अब तक पढ़े हैं, ठीक है, उन मात्रक की कुछ विशेषताएं होती है, ठीक है। उनकी कुछ विशेषताएं होती है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। वो क्या होती है? वो ये होती है कि जो मात्रक होता है उसके आगे आप इन 4 चिन्हों का उपयोग नहीं कर सकते हो। ना तो आप कोमा लगा सकते हो मात्रक के बीच में, ना आप ये लगा सकते हो, ना डॉट, ना ही पूर्ण विराम, कुछ भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। इन चिन्हों का प्रयोग आप मात्रक में नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने कहा kg, ऐसे ही लिखा मैंने, ऐसे तो नहीं लिखा K.G। अगर ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। ये हो जाएगा कि ये किसी और चीज़ का मात्रक है और ये किसी और चीज़ का है। लेकिन अगर मात्रक का एक ही सिंबल है तो आपको उसको पूरा एक साथ ही लिखना होगा, उसके बीच में आप ये चिन्ह उपयोग नहीं कर सकते हो, या ऐसे नहीं लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा कि समय हो रहा है 5 सेकंड, तो आपने 5 सेकंड लिख के, जैसे इंग्लिश में करते हैं ना हम, कि कोई भी जब सेंटेंस खत्म हो जाता है तो पूर्ण विराम लगाते हो ना, यहाँ आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, आप कभी भी सेकंड के आगे पूर्ण विराम नहीं लगाओगे, ये मात्रक के आगे नहीं लगता है। सिर्फ सिंपल ही लिखोगे 5 सेकंड, ना डॉट लगाओगे, ठीक है, ना कोमा लगाओगे इन दोनों के बीच कि ऐसे लिख दिया 5 और सेकंड, ऐसा भी नहीं करना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों का यूज़, इन चिन्हों का यूज़ नहीं करना है। ओके, दूसरा, मात्रक जो होता है वो बहुवचन में नहीं होता है। अब बहुवचन क्यों भाई?
जैसे इंग्लिश में जब कोई, मैं कह रही हूँ कि एक लड़का है, तो आप क्या लिखते हो? 1 बॉय लिखते हो? हाँ भाई लिखते हैं। मैंने कहा 2 से ज़्यादा लड़के हैं, तो आप लिखते हो मैनी बॉयज़। क्या लिखते हो? मैनी बॉयज़। बताओ एस लगाया नहीं लगाया? लगाया भाई, बहुवचन है तभी तो पता चलेगा बहुवचन है, होता है ना। लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैंने से कहा कि किसी चीज़ का वेट है 1 kg, तो आपने लिख दिया 1 kg। ओके सही है। मैंने कहा कि किसी चीज़ का वेट है 5 kg, अब आपको 5 क्या लगा भाई, 1 से ज़्यादा हो गया, तो आप लोग इंग्लिश वाला दिमाग यूज़ मत करने लग जाना, और यहाँ ऐसे मत लिख देना kg और इसके आगे एस लगा दो, ऐसा मत करना। मात्रक जो होते हैं वो बहुवचन में नहीं होते हैं, मतलब उनके आगे आप एस या ई एस नहीं लगाते हो। 1 kg हो चाहे 5 kg हो चाहे 10 kg हो, आप लिखोगे क्या? kg ही लिखोगे, ठीक है। और हिंदी में लिखना है तो किलोग्राम ही लिखोगे, किलोग्रामों नहीं लिखोगे, ठीक है। तो मात्रक के आगे कभी भी बहुवचन नहीं लगता है। जैसे मैंने कहा 10 सेकंड, तो आप लिखो 10 सेकंड्स, ऐसे मत कर देना, एस नहीं लगाना है, ठीक है। ये एस ई सी ही लिखेंगे बस, ठीक है। तो बहुवचन में नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरा, मात्रक जो होता है, आप जो मात्रक यूज़ करो, अगर आप चाह रहे हो कि मुझे पूरा नाम लिखना है, भाई मेरे को शॉर्टकट अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, आप चाह रहे हो कि मुझे पूरा नाम लिखना है, तो अगर आप पूरा नाम लिखते हो तो नॉर्मली इंग्लिश जो होती है उसमें जब हम किसी चीज़ का पूरा नाम लिखते हैं तो हम पहले वर्ड को बड़ा लिखते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पूरा नाम लिखना है तो आपको जो पहला जो भी अक्षर होगा उसको स्मॉल में ही लिखना है, बाकी तो स्मॉल रहेंगे, पहले को भी आपको स्मॉल में ही लिखना होगा, आप उसको कैपिटल नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। जैसे 10 न्यूटन, भाई न्यूटन जो होता है वो क्या होता है? बल का मात्रक होता है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको पूरा न्यूटन लिखना है तो आप इसको इंग्लिश में, हिंदी में लिखोगे जब तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कैसे लिखोगे? न्यूटन, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश में जब लिखते हैं तो एक तो ऐसे लिखेंगे NEWTON स्मॉल n, और एक लिखेंगे कैपिटल N, तो ये कैपिटल N वाला गलत हो जाएगा। अगर पूरा नाम यूज़ कर रहे हो तो हमेशा क्या करोगे? स्मॉल n ही लिखोगे, ठीक है। जैसे 15 वॉट शक्ति का मात्रक होता है, तो अब आपको कैपिटल W यूज़ नहीं करना है, स्मॉल w यूज़ करना है, ओके। तो ये थर्ड। फोर्थ है, अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे पूरा नहीं लिखना, क्यों मैं मेरा टाइम वेस्ट करूँ पूरा लिखने में, शॉर्टकट में भी काम चल सकता है, ठीक है। अगर आप मात्रक को संकेत के रूप में लिख रहे हो तब आपको उस संकेत को कैपिटल में लिखना होगा। क्या करना होगा? संकेत को कैपिटल में लिखना होगा। अगर वो कैपिटल में है तो, कुछ चीज़ें स्मॉल में तो वो स्मॉल में लिखनी होगी, लेकिन जैसे न्यूटन है तो न्यूटन में ये क्या हुआ? एन आया, तो इसको एन को आपको क्या करना होगा? कैपिटल लिखना होगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते 15n, फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 15 कैपिटल N। जैसे मैं कहूँ 10 वॉट, तो आप ऐसे लिखोगे 10 और W, ऐसे नहीं लिखोगे 10W, ठीक है। तो अगर पूरा लिखते हो जब तो स्मॉल से शुरू करो, केवल संकेत लिखते हो तो किससे शुरू करोगे? कैपिटल से। जैसे मैंने कहा 10 मीटर, अब आप इसमें मत कर देना m, भाई इसका मात्रक स्मॉल m ही है, इसको दिया ही स्मॉल m से गया है, तो आप 10 मीटर ऐसे ही लिखोगे, ओके। तो समझ में आया? कुछ ये चीज़ें याद रख लेना। तीसरा ये भी है कि जो मात्रक होते हैं ना वो आसान होने चाहिए, मतलब हर किसी तक पहुंच जाए। जैसे आप लोगों को कहा जाए कि इसकी लंबाई निकालनी, तो आप स्केल आपके पास रहता है ना, रहता है। तराजू आपके पास रहता है, किसी चीज़ का द्रव्य ना आपने हो तो तराजू सबके, लगभग सबके पास नहीं, लेकिन आसानी से मिल जाता है ना शॉप्स वगैरह पे, इन पे, ठीक है। तो मात्रक जो होता है वो आसानी से मिल जाए, तो इसीलिए जो मात्रक होते हैं वो हमारे द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं, ठीक है। मैंने बताया ना कि फ्रांस में इसका एक ऑफिस है, वहाँ से निकल के ये आते हैं, फिर सब देशों के पास में एक एक सैंपल पहुँचा दिए जाते हैं, फिर उन्हीं सैंपल्स की कॉपी आप लोगों तक पहुँचाई जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर मात्रक हमारे द्वारा निर्धारित किए जाते तो क्या होता? सबका अलग अलग व्यू होता। दूसरा ये जो मात्रक होते हैं वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा कि जो मात्रक होते हैं वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होने चाहिए। जैसे आज तो मैंने कह दिया कि इस मार्कर की लंबाई है 0.2 सेंटीमीटर, और मैं 2 महीने या 3 महीने बाद आके देख रही हूँ तो इसकी लंबाई बढ़ गई या घट गई, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। 0.2 सेंटीमीटर नापा है तो 0.2 ही रहेगी। अगर ये इतना ही है तो आपने इसको काट दिया, वो एक अलग बात है, ठीक है। यानी कि जैसा आपका स्केल है, स्केल ऐसा होता है, यहाँ 1 सेंटीमीटर 2 ऐसे कुछ होता है, ठीक है। अब देखो ये समय के साथ बदलता है क्या स्केल, कि आज तो ये स्केल इतना सा है, 10 साल बाद देखा तो ये इतना बड़ा हो गया अचानक से, ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो मात्रक जो होते हैं वो समय के साथ बदलते
नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ मात्रकों की विशेषताएं हैं, तो आप इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा? भौतिक राशियाँ पढ़ी, 2 प्रकार की भौतिक राशियाँ थी, मूल और व्युत्पन्न, उनके बारे में पढ़ा। 2 अलग से नई राशियाँ थी, पूरक, उनको पढ़ा। मात्रक की विशेषताएं पढ़ी, आंकिक मान पढ़ा, आंकिक मान और मात्रक में संबंध स्थापित किया और उसकी सहायता से हमने क्या किया? एक भौतिक राशि को दूसरी पद्धति में चेंज किया। मात्रक की 3 प्रणालियाँ भी पढ़ ली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।